तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। और देखो, अब हम लोग आज के वीडियो में ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि अगर आपका नीट केमिस्ट्री में जो स्कोर है वो मॉक टेस्ट में या पीवाईक्यू सॉल्व करने पे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जो अभी राइट नाउ एमजीएम इंदौर में, और उस बंदे का 35 दिन पहले मॉक टेस्ट जब उसने दिया था यहीं पर इंदौर में, तो उसका स्कोर आ रहा था 39। एंड मैंने उसको जब उसने जब मुझसे बात करी और जब मैंने उसको ये वाली ट्रिक बताई, तो गाइस यू वोंट बिलीव कि जब उसके आखिरी में नीट में 4-5 दिन बचे थे और जब उसने वो वाला मॉक टेस्ट दिया था, तब उसके उसके अंदर मार्क्स थे 143। एंड जब वो नीट दे के आया तो उसका केमिस्ट्री के अंदर स्कोर आया था 163। तो कैसे एक स्टूडेंट 39 से सीधे 163 पे जंप किया, हम लोग आज वो बात करने वाले। तो देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने अभी साल भर कुछ भी किया हो, 2 साल कुछ भी किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अभी आपने बचे हुए 35 दिनों में अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ अगर आपने काम किया, तो आपका जो इम्प्रूव है वो हो जाएगा स्कोर। आपके स्कोर के अंदर आप देखोगे ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे, एकदम ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो मैंने उसको क्या बताया स्टूडेंट को और उसने क्या फॉलो किया, वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन उस स्टूडेंट के अंदर एक बात ज़रूर थी, डिटर्मिनेशन, चाह, आगे बढ़ने के लिए जज़्बा। एक जुनून था उसके अंदर कि नहीं, मेरे को करना है, यानी वो एक फाइटर था। तो उसने फाइट मारा। तो सबसे पहले ना, आप इस वीडियो को देख तो रहे हो, मेरी बात सुनोगे भी, फॉलो भी करोगे, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो स्पार्क मिसिंग तो नहीं है? एक बात, ये बात ध्यान रखना। पूरे जुनून से, पूरी ताकत झोंक के अगर तुमने 35 दिन मेरी कही हुई बात मान ली, तो तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा स्कोर, ये बात की गारंटी है। तो अब इफ्स एंड बट्स लगाना छोड़ दो, लोगों पर ब्लेम डालना छोड़ दो कि मेरा ये कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई, वो कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई। अब केवल पढ़ाई पर ध्यान दो और पूरी ताकत लगाकर, अगर आपने 35 दिन फुल फ्लेजेड तरीके से मेहनत कर ली ना बेटा, तो 35 दिन बाद जब तुम एग्जाम देकर आओगे और जब उसका रिजल्ट आएगा, तो लोगों की नजरों में तुम्हारी ना एक अलग ही इज्जत होगी। जब तुम व्हाइट एप्रन पहन के अपने फर्स्ट डे ड्रीम कॉलेज में जाओगे ना, उसका फील ही अलग होगा। तो अगर वो फील लेना चाहते हो ना, तो मेरी कई भी बातें बेटा तुमको माननी पड़ेगी। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं कि कैसे आप लोग अपने स्कोर को 0 से 150 तक केमिस्ट्री में इंप्रूव कर सकते हो। तो देखो, केमिस्ट्री सर्कल हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है, और हमारा पुराना चैनल ग्रेविटी सर्कल बोर्ड्स और सीवीटी के लिए आप सभी लोग जानते हो। टेलीग्राम को आप हमारे फॉलो कर सकते हो। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद अभी 11th में होंगे या 12th में होंगे या ड्रॉप का भी प्लान कर रहे हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी केमिस्ट्री सर्कल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है गाइस, केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री 2025 नीट के लिए भी पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो 2025 में नीट प्लान कर रहा है, तुम्हारे लिए बेटा एक गोल्ड माइन है, क्योंकि यहाँ पर मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप लोगों को केमिस्ट्री में इस तरीके के वीडियोस कभी देखने ही नहीं पड़ेंगे। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 150 के ऊपर चलेगा। तो चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटा मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले क्लास 11th के ये 2 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 ऐसे चैप्टर है जो नींव है, बेसिक्स जितने भी होते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं, स्पेसिफिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर। जैसे आयोनाइजेशन टर्म, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स पी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज से रिलेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर हो जाते हैं। और फिर जब आप इंडिविजुअल एक पी ब्लॉक पढ़ते हो या डीएनएफ ब्लॉक पढ़ते हो, तो आपको वो बहुत आसान लगने लग जाता है। तो ये आपका चैप्टर बेसिकली एक नींव है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आप क्लास 12th की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गो थ्रू करोगे। लेकिन पढ़ना कहाँ से? तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा जो भी आप पढ़ोगे ना, आप केवल और केवल एनसीईआरटी नाम की किताब से पढ़ोगे। हमेशा ध्यान रखना है कि लाइफ में रूल बना के चलो, लेस इज मोर। कम हमेशा ज्यादा साबित होता है। अगर आप ज्यादा 10 तरीके की किताब फॉलो करोगे ना, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि आपको केवल एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है। ये सारे चैप्टर जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ोगे, ये सब आप एनसीईआरटी से गो थ्रू करोगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी के अंदर केवल आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, मतलब जो थ्योरी के पॉइंट्स है वो नहीं पढ़ना है। वो तो आप पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में आपको सारी की सारी टेबल्स पढ़नी है। टेबल के अंदर जो वैल्यूज है और वैल्यूज के जो पैटर्न है उसको आपको समझना है। सारे के सारे रिएक्टिविटी ऑर्डर्स आपको देखने हैं कि पी ब्लॉक के अंदर किस तरीके से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, किस तरीके से कम हो रहा है, ग्रुप 13 ग्रुप 14 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस तरीके से सारे ऑर्डर्स देखने। फिर आपको एनसीईआरटी में क्लास 11th में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं,
क्लास 12 की बुक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज और डायग्राम्स है। ये सब आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, तो ये सारी रिएक्शंस आपको एक पेज पर नोट डाउन करना है चैप्टर वाइज, और उस रिवीजन के लिए आपको उसको रोज फॉलो करना है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, मेरे ख्याल से 50 रिएक्शंस होगी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये 50 रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप पेज के अंदर नोट डाउन कर लो, और एक दिन में एक टाइम बना लो कि आज जब मैं सोने जाऊंगा ना, तो सोने के पहले मैं इन 50 रिएक्शन को एक बार फटाफट फटाफट नजर फिरा के देख लूंगा। तो क्या होगा, जब आप रेगुलर इन रिएक्शंस को देखोगे और समझ के देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस तरीके से रिएक्शन आ सकती है। जैसे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मोस्टली सारी केमिकल रिएक्शंस ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडाइज हुई है, रिड्यूस हुई है, समझ में आ जाता है। तो आप लोग जब इन रिएक्शंस को देखोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली फील दे देगा कि यार किस तरीके से हमें करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना बहुत आसान है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फुल स्कोर कर सकते हो केवल और केवल एनसीईआरटी के बेसिस पर। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th एंड क्लास 12th के जितने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उसकी एक फॉर्मूला शीट्स बना लो। फॉर्मूला शीट कैसे बनाओगे आप, जैसे क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट है तो उसके सारे आपने फॉर्मूले लिख लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे फॉर्मूले लिख लिए। उसके अलावा आपने सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले लिख लो, और इन फॉर्मूले के बेसिस पर बेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कहाँ से, तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीटली गो थ्रू करके करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी क्यों फॉलो करनी होती है उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ, कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले के ऊपर और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो के एच होता है, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, उसकी एक टेबल है जिसमें टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन दिया हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर के एच का वैल्यू बढ़ रहा है, तो वो उस टेबल के अंदर प्रूफ दिया हुआ है। तो बेसिकली आप लोगों को ना ये टेबल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। देन केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, इनके अंदर कुछ ग्राफ होते हैं। ग्राफ को आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, इनको प्रॉपर तरीके से देखना है, और इनफैक्ट हो सके तो इनको एक जगह पर एक पेपर पर नोट डाउन कर लो, ताकि आप बार बार इन ग्राफ को देख सको। उसके अलावा सारी इक्वेशंस, ऑब्वियसली इक्वेशंस तो हमें पता होनी चाहिए। सारी की सारी वैल्यू जैसे आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आइडियल गैस कांस्टेंट के अलावा जैसे आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको यूनिट्स में कन्वर्जन आना चाहिए कि मैं नैनोमीटर को पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और सबसे पहले जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से शुरू करना है। वैसे फॉर्मूला शीट क्या आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएगी, मे भी फॉर्मूला शीट बनाकर डालूंगा तो आप वो फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है, मोस्टली आपको पीवाईक्यूज करना है। तो जब आप न्यूमेरिकल्स के लिए सारे के सारे पीवाईक्यूज देखोगे और जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ही रहे हो, एग्जाम्पलर तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक प्रेशर का इंपॉर्टेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर क्या होगा, कॉलरॉश लॉ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फराडे लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे सरफेस केमिस्ट्री था, तो क्या होता है कि इन चीजों के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर भी हमें फोकस करना होगा, इसीलिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब बारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमेशा क्लास 11th का जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस वाला जो टेक्निक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो आपको करना है, क्योंकि उसके अंदर आप मैकेनिज्म, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म देख सकते हो। जब आपके ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएंगे बेटा, तो फिर उसके बाद में आप लोग क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन्स को और क्लास 12 की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करोगे। हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, नेम रिएक्शन को कंप्लीट करने के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को कन्वर्जन्स, नेम रिएक्शंस और रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं ग्रेविटी सर्कल पर दे चुका हूं। तो उन वीडियोस के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो चैनल के उन इंपॉर्टेंट वीडियोस को यहाँ देख सकते हो। वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थे और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस तो आप चैप्टर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन गो थ्रू करोगे तो हो जाएगा। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो देखो यहाँ पर भी एनसीईआरटी की यूटिलिटी कितनी ज्यादा है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो एनसीईआरटी की सारी टेबल आपको पढ़नी है, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसके अंदर भी आपको सारे एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज करना है, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर डे एक चैप्टर आप लोगों को रिवीजन के लिए देना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आज आपने मंडे के दिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज किया, तो ट्यूसडे के दिन आप हाइड्रोकार्बन रिवाइज करेंगे, वेडनेसडे को आप हेलो एल्केन हेलो एरीन रिवाइज करेंगे, तो थर्सडे को आप लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर रिवाइज करेंगे, तो फ्राइडे के दिन आप अल्डिहाइड कीटोन्स रिवाइज करेंगे और सैटरडे को आप अमाइंस रिवाइज करेंगे। इस तरीके से संडे के दिन फिर आप बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज करेंगे और देन नेक्स्ट मंडे को आप वापस से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे चैप्टर्स डेली रिवाइज करना है। ना आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें यहाँ पर बेसिकली फॉलो करनी है। तो जो बुक्स आप लोगों को फॉलो करनी है वो है बिल्कुल एनसीईआरटी। लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज के लिए अगर आप कोई बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। जो बुक लेना चाहो आप ले सकते हो। अगर आपके पास में किसी कोचिंग का मॉड्यूल है तो आप वो भी कर सकते हो। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी फिंगर टिप जरूर फॉलो करो। अगर आप चाहो तो आप ये किताब ले सकते हो, एनसीईआरटी फिंगर टिप। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये बुक फॉलो कर लो। देन उसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा लेस इज मोर, इसके अलावा कोई और बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिंगर टिप्स कर ली और अपनी मनपसंद की कोई बुक ले ली जिसमें 5 साल के पीवाईक्यूज हो, एंड ध्यान रखना ये पीवाईक्यूज 2023 तक के होने चाहिए, यानी आप मान के चलो 2013 से 2023 के पीवाईक्यूज अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बुक है, वो आप लेके पीवाईक्यूज सॉल्व करो। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। एंड जब कभी भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, या शॉर्ट नोट्स आप लोग मेरे ग्रेविटी सर्कल चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। जब मैं आपको ये लिंक दूंगा वीडियोस के, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर नोट्स नहीं है तो आप एनसीईआरटी से डेली रिवीजन कर सकते हो, और कभी किसी कॉन्सेप्ट में फंस जाओ तो आप वन शॉट फॉलो कर सकते हो। तो गाइज ये बेसिक टेक्निक है, ये पूरा तरीका है कि आप इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में सॉरी नीट के प्रिपरेशन को आप लोग अपने इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो गाइज देखो बस इतना सा आपको करना है। तो जस्ट 35 डेज 35 दिन मेहनत कर लो, एंड ये मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो आई होप आप लोग मेरी बात सीरियसली लोगे एंड पढ़ने अच्छे तरीके से बैठोगे, और कमेंट सेक्शन मुझे लिखकर बताओगे कि यार और क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, जिसे मैं यहाँ पर बैठ के सॉल्व कर सकता हूँ। वेल मैं आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला शीट्स बना रहा हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को अपने नीट के पहले प्रोवाइड कर दूंगा। पर आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। और ऐसा कोई स्टूडेंट है जो नीट 2025 प्लान कर रहा है तो उसको मेरा चैनल शेयर कर दो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नीट 2025 के लिए प्रॉपर एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं हर चैप्टर को डिटेल में इंडीड अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा विद क्वेश्चंस, एंड बहुत सारा मटेरियल भी इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग मेरे वीडियो से मदद ले रहे हैं नो डाउट, लेकिन अपने जूनियर्स के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए पढ़ने लग जाइए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।